नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले पीजीटी का पेपर हुआ था, तो उसको लेके आया हूं आपके सामने और ये पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पेपर है ये और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज इसको हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। संविदावादी यानी सोशल कॉन्टेक्चुअल जो थिंकर हैं उसमें से नहीं है, हमें बताना था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी है, याद रखें रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है। लेवियाथन हॉब्स ने लिखी है। ऑन लिबर्टी जो है जेएस मिल के द्वारा लिखी गई है और ये लिबर्टी के ऊपर उन्होंने एक जो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग करके बताया था उसके ऊपर उन्होंने लिखी थी और ये स्वतंत्रता से संबंधित थी। टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट ये लॉक की बुक थी। और कहीं पे भी अगर सोशल थिंकर के बारे में पूछें तो सोशल थिंकर हमारे मुख्य रूप से रूसो, लॉक हॉब्स रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट माना जाता है। तो ये तीन बहुत प्रमुख हैं और इन तीनों की प्रमुख बुक पूछी गई थी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नौकरी देने वाला एग्जाम था, तो ये ऐसे होते ही हैं। इनमें देखा जाता है कि कौन कितने लेवल तक पढ़ा है चीज़ों को और कॉन्सेप्चुअल जानकारी रखता है या नहीं रखता है। सेकंड क्वेश्चन है, किसका कथन है कि विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, यानी डिसीजन जो है इज द सिंपलेस्ट वे टू सिलेक्शन द अल्टरनेटिव्स। तो ये जो निर्णय निर्माण से संबंधित जो थिंकर है वो टेरी है। टेरी ने ये बात कही थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिग्रहण है, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उनके जो अधिग्रहण की बात करी, उन्होंने 15 प्रकार के अधिग्रहण की बात करी है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो भारत की प्रस्तावना आप जानते हैं उसके अंदर विचारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता की बात, माफ कीजिएगा, आर्थिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये कोई मौलिक अधिकार की हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये बात नहीं की गई है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंदर ये बात की गई है। तो जो प्रस्तावना के अंदर प्रेमबल के अंदर जो बात की गई है वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात ना करके ये सारी बातें जो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, तो ये बात की गई है। मार्क्सवादियों के अनुसार, तो मार्क्सवादियों के अनुसार आप जानते हैं कि राज्य एक वर्गीय संरचना, यानी स्टेट इज ए क्लास स्ट्रक्चर जिसके अंदर विभिन्न क्लास पाई जाती है। तो क्लास स्ट्रक्चर की बात करी थी मार्क्सवादियों ने। निम्नलिखित में से कौन अतिवाद नहीं है। तो अतिवाद यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थिंकर नहीं है, उसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले जी एक्सट्रीमिस्ट थिंकर नहीं है। लाला लाजपत राय जी एक्सट्रीमिस्ट है। विपिन चंद्र पाल भी है और गंगाधर तिलक भी है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल लाल पाल याद से याद रखे। तो ये तीनों प्रमुख हमारे थिंकर थे जो एक्सट्रीमिस्ट थिंकर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया। तो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो आइडिया दिया है वो आइडिया जुड़ा हुआ है फ्रांसिस फुकुयामा। बहुत एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कहीं पे भी देखें क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की बात आए तो फ्रांसिस फुकुयामा है। और एंड ऑफ सिविलाइजेशन की बात आए तो इनसे रिलेटेड काफी एग्जाम पूछाते हैं। और एक पूछाता है एंड ऑफ हिस्ट्री तो ये फ्रांसिस फुकुयामा से जुड़ा है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का आइडिया जो है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी वो जुड़ा हुआ है डैनियल बेल के साथ। डैनियल बेल ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी की विचारधारा दी, वो भी याद रखें, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का कटुतम आलोचक है, यानी हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट क्रिटिक ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो जो ऑस्टिन की सॉवरेनिटी के बहुत बड़े जो क्रिटिक हैं वो सन हेनरी मैन है। इसके अंदर हमें एक को दो से मिलाना था, तो आइए मैचिंग का देख लेते हैं। इसके अंदर सारे थिंकर जितने भी लग रहे हैं वो इंटरनेशनल थ्योरी यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं एक बार। तो जो मार्गेनथाउ है, आप जानते हैं मार्गेनथाउ यथार्थवाद से जुड़े हैं। उन्होंने लिखी थी बुक स्ट्रगल, जो इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। बहुत एग्जाम में पूछी गई है, याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप की एक प्रभुसत्ता क्या बोलूँ मैं, एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित हो गया वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो ये बहुत बड़े थिंकर हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के, तो इन्हें याद रखें आप। बर्नार्ड कोहेन जुड़े हुए हैं निर्णय निर्माण के साथ। और
व्यवस्था सिद्धांत आप जानते हैं, व्यवस्था सिद्धांत के जुड़े हैं मार्टिन कैप्लॉन, इमोइल ब्राड जुड़े हुए हैं खेल सिद्धांत के साथ। और इसी के अंदर आप याद रखें कम्युनिकेशन थ्योरी, कार्ल ड्यूस कम्युनिकेशन थ्योरी भी जुड़ी हुई है कार्ल ड्यूस के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर, इनको आप लिख लें, आगे एग्जाम में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो जो संसद के अंदर सबसे पहले अभी यूजीसी नेट के अंदर 21-22 का एग्जाम हुआ था 2022 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार कब स्थापित किया था और कौन इसके सदस्य थे जिन्होंने स्थापित किया था। तो ये याद रखें 1968 के अंदर सबसे पहले ये संसद में इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 के अंदर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जो इसके अंदर सही नहीं है हमें देखना है उसके अंदर, तो देख लेते हैं इसको। मात्र सत्ता के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं जेम्स जुड़े हुए हैं इसके साथ, डिवाइन थ्योरी के साथ जेम्स वन जुड़े हुए हैं, शक्ति सिद्धांत के साथ को ओपेनहाइमर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है इसके साथ मैक्लेलन नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी ये सारे सही हैं। मैक्लेलन जुड़े हुए हैं, इनको भी स्त्रीवादी मात्र सत्ता सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पूछा गया है। तो 1976 से लेके 1985, यानी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका 1976 से लेके 1985, ये पहला ऑप्शन सही है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, बहुत फेमस है, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये बात जो शेड्यूल कास्ट है हमारे उनके लिए कही थी बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जी द्वारा ये बात। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। ये तीनों थिंकर जो मॉस्का, पेरेटो और रॉबर्ट मिशेल, ये तीनों थिंकर इलिटिस्ट थ्योरीज है, ये इलिटिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं, तो इनको आप याद रखें। आइए देख लेते हैं इसके अंदर। मॉस्का जुड़े हुए हैं रूलिंग क्लास के साथ, माइंड एंड सोसाइटी के साथ पेरेटो जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट मिशेल जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लिपसेट ने लिखी है पॉलिटिकल मैन लिखी है उन्होंने, लेकिन ये इसके साथ वेल्थ ऑफ नेशन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के साथ जुड़े हुए थे वेल्थ ऑफ नेशन के साथ स्मिथ शायद जुड़े हुए हैं, स्मिथ जितना मुझे याद है, तो ये जुड़े हुए नहीं है इनके साथ। लोक निगम का उत्तरदायित्व, यानी द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अकाउंटेबल ऑफ, तो जो लोक निगम जो उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो ये उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। इसमें हमें 1 और 2 सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा मैचिंग करना था हमें, इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो आइए मैचिंग कर लेते हैं। गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज, आप जानते ही हैं। एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखी है BR अम्बेडकर जी ने, और हिंदुत्व लिखी है VD सावरकर जी ने, बंच ऑफ थॉट लिखी है गोलवलकर जी ने। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। संयुक्त राष्ट्र के नामांकित महासचिवों को उनके नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आए थे इसके अंदर टिगवैली बने हैं, फिर हैमरस्टोल्ड आए हैं, फिर ये आए हैं यू थॉट, फिर कुर्ट वाल्ड्हाइम आए हैं। सत्ता के सहमति मॉडल, कंसेंट मॉडल, यानी जो सत्ता का सहमति मॉडल किसने रचना करी है, तो ये जो रचना करी है वो करी है बर्नार्ड ने, चेस्टर आई बर्नार्ड ने ये कहा था सत्ता का स्वीकृति मॉडल। किसने कहा कि युद्ध पुरुषों के लिए वही, तो ये मुसोलिनी का बहुत फेमस कर्तव्य इनका कोटेशन है, माफ कीजिएगा। किसने कहा कि युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व, तो ये मुसोलिनी ने ये बात कही थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 और 1992 के अंदर पास हुआ था, तो ये हुआ था पीवी नरसिंहा राव जी के टाइम पे ये पास हुआ है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इस वक्तव्य का संबंध है। तो राज्य एक नैतिक संस्था है, गॉड डिवाइन है और राज्य सर्वोच्च है, ये बात कौन करते हैं आप खुद ही जानते हैं, ये बात आदर्शवादी करते हैं। तो आइडियलिस्टिक थिंकर इसके साथ सही है, आदर्शवाद सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है, तो शक्ति संतुलन जो इसको स्थापित करने का साधन नहीं है वो हस्तक्षेप
इसका साधन नहीं है शांति को स्थापित करने का। अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रूप में प्रकट किए? तो अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल, यानी इसकी बात जो करी है उन्होंने, वो बात करी है ऑन लिबर्टी, अभी ऊपर भी आया था इनका। तो जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी के ऊपर, ये ऑन लिबर्टी पुस्तक के अंदर ये बात कही थी। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक, तो यहाँ पे भी दोबारा रिपीटेड हो गया, तो H.J. मॉर्गनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो उन्होंने विद्याओं को भी क्रम से वर्गीकृत किया था, तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो निरुक्त संबंधित नहीं है। सी इसका सही आंसर है। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम, तो जो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया है, ये दिया था अरस्तु ने। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो आप जानते ही हैं, तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? जो ये भारत के संविधान के अंदर किसी भी राज्य का विलय करना हो या उसका नाम चेंज करना हो, और उसे या केंद्र शासित प्रदेश से कोई राज्य को बनाना हो, ये सारा जितनी भी बात की गई है संविधान की पहली अनुसूची के अंदर ये बात की गई है। और भारत के संविधान की विशेषता है कि अगर एक बार कोई भारत के संविधान का, भारतीय देश का राज्य बन गया, तो उसको भारत के देश से अलग होने का अधिकार पर्याप्त नहीं है। 28वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, जिले में कानून व्यवस्था करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो ये कलेक्टर का होता है, जो नियंत्रण होता है पूरा। तो उनको, कलेक्टर को, जितने भी अधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, एक जिले के जो सबसे प्रमुख होते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देनी पड़ती है। आध्यात्मिक शासन प्रणाली आधारित है, यानी प्रेजेंशियल, जिसके अंदर राष्ट्रपति जो सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करे होते हैं, वो किसके ऊपर आधारित होती है? तो ये आधारित है, तो ये मुख्य रूप से आधारित है सरकार के तीनों मध्य सत्ता में पृथककरण के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। जहाँ पे भी सरकार की सत्ता का पृथककरण होगा, तो वहाँ पे ये आध्यात्मिक व्यवस्था देखी जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो जो ये बात की गई है, ये बात की गई है अनुच्छेद 393 के अंदर। अनुच्छेद 393 के अंदर की बात ये है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में लिखा गया कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये बात की गई है 393 अनुच्छेद के अंदर ये बात की गई है। और टोटल अनुच्छेद हमारे जो मूल संविधान है उसके अंदर 395 थे, ये भी आप याद रखें। निम्न में से यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, यानी कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री की बात करते हैं, R.H. टॉनी ने ये बात कही है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्य करते हैं राज्य का उच्च न्यायालय के, यानी कि हाई कोर्ट के तहत ये कार्य करते हैं। निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक है? तो जो आधुनिक यानी मॉडर्न जो इंडिविजुअलिज्म है, तो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म का जो समर्थक है वो ग्राहम वलास इसके समर्थक हैं। यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। तो ये बात की थी गैटले ने। किसने कहा कि आधुनिकता सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो आप जानते हैं ये बात कही थी हमारे महत्वपूर्ण थिंकर गांधी जी ने आधुनिक जो सभ्यता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध किया था, आलोचना करी थी इसकी। और इन्होंने जो रेल होती है और डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, इन सबको आधुनिक सभ्यता का शैतान के तौर पे भी बताया था। तो इन्होंने कहा था कि जो आधुनिक सभ्यता है वो 4 दिन की चांदनी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है वो है शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर था, यूनाइटेड नेशन का चार्टर। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी थी। उन्होंने 7 प्रकार की क्रांति इसके अंदर बताई थी, तो संपूर्ण क्रांति का नारायण उन्होंने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो संसदीय शासन का जो लक्षण नहीं है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका का पूर्ण पृथक्करण। तो ये पृथक्करण नहीं होता, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो इसका संसदीय शासन व्यवस्था के साथ लक्षण नहीं है। तो ये विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण, ये इसका लक्षण नहीं है। दोहरी कार्यपालिका तो ये भी नहीं है, ये होता है क्योंकि यहाँ पे होता है जो
MP MLA होते हैं वही कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो यही होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये सब होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यही इसका सही है, इसमें पूछा गया था नहीं है तो यही सही है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो सहायक अभिकरण यानी ऑक्सिलरी एजेंसी है, वो है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, केंद्रीय सामाजिक निर्माण विभाग यानी सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट। ये एक ऑक्सिलरी एजेंसी के तौर पे भारत सरकार की है। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्ति किस पुस्तक में है? तो ये बहुत जो ये कही गई है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर ये बात की गई है कि अब तक के समाजों का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये बात की गई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो आप जानते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन की जो उत्पत्ति हुई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। एक कठोर संविधान वह है जहां जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सही था उसको उन्होंने कितनी स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो जो एक कठोर संविधान होता है उसके अंदर संविधान संशोधन करना बहुत कठिन होता है, तो इसीलिए उसको कठोर संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जिससे इसके अंदर लिखा है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया विधि से भिन्न, सामान्य जो विधि होती है उससे भिन्न विधि से संशोधित किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य विधि होता है उससे अलग तरीके से उसको पास किया जाता है, तो इसे कठोर संविधान की संज्ञा देती है। और भारत का जो संविधान है वो कठोर तथा सरल दोनों प्रकार का मिश्रण है। भारत के अंदर साधारण बहुमत से भी कानून को पास किया जाता है और साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जाता है और विशेष बहुमत से भी किया जाता है। तो ये दोनों प्रकार का भारत के अंदर मेल देखा जाता है। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, तो लॉ एज द प्योर वॉइस ऑफ गॉड एंड रीजन। तो जो कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, परिभाषा किसने दी? तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ हम याद ही कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो अरस्तु ने बात की थी, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है और यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। तो आप याद कर लें इसको, बस इसको याद ही कर सकते हैं हम। 44वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड है, तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको मैचिंग करना था 44th क्वेश्चन को, तो इसको देख लेते हैं ऐसे। इसका जो आंसर सही है वो चौथा आंसर सही है, इसका ऑप्शन चौथा। तो पहले का फोर्थ है यानी यूटोपियन समाजवाद की बात करी है सेंट साइमन ने, और बी का फोर्थ यही ऑप्शन सही था इसका। फैबियन समाजवाद सिडनी वेब ने, ये पूछा भी है कई बार एग्जामों के अंदर, सिडनी वेब ने बात करी है। और वैज्ञानिक जो समाजवाद है उसकी बात कार्ल मार्क्स से जुड़ी है। श्रेणी समाजवाद की बात करी है GDH कॉल ने। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख लें इसको। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम, तो भारत के जो गवर्नर जनरल की व्यवस्था की बात की गई थी सर्वप्रथम, वो बात की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर ये सर्वप्रथम बात की गई थी। तो ये दोस्तों मुझे ये किसी ने भेजा है मुझे ये क्वेश्चन पेपर, तो इसके अंदर कुछ गलत भी टिक है, तो आप उसको ना टिक माने, सही जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इसका फाइनल आंसर की के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इसकी जो फाइनल आंसर की दी है उसके हिसाब से मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही है, और जो इस पर टिक हो रखा है उस पर आप ध्यान ना दें। तो जो इसका आंसर सही है वो 1833 सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए इसको देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो जो FMCT यानी FMCT जो हुआ है वो हुआ था व्यापक अधिकारी को आप्रषण के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रोटोकॉल है। और जो ये ट्रिप्स जुड़ा हुआ है व्यापार के साथ, ये वर्ल्ड बैंक यानी WTO द्वारा होता है, माफ कीजिएगा वर्ल्ड बैंक WTO द्वारा होता है। और ये WSF जुड़ा हुआ है वैश्विक सामाजिक आंदोलन के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप जानते ही हैं खिलाफत आंदोलन को जिन्ना जी ने समर्थन नहीं दिया था, गांधी जी ने इसको समर्थन दिया था। बाकी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के साथ जुड़ी हुई है। MK गांधी चंपारण सत्याग्रह जो कि उन्होंने 1917 के अंदर उन्होंने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। तो ये तीनों सही थे, बाकी ये सम्मिलित नहीं था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन 1920 और 19 के अंदर भारत में आया था, जिन्होंने अली बंधुओं ने इसकी भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन चलाया था, जिसको बाद में गांधी जी ने समर्थन दिया था।
ये तुर्की के खलीफा के समर्थन के लिए किया गया एक आंदोलन था। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू अचीव। तो जो लोक निगम होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबार दक्षता के साथ मिश्रण। तो ये बात करता है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो जो उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत की बात की है वो लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस बुक, यानी ये फोर्थ इसका सही है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस बुक के अंदर इन्होंने बात की है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है वो संबंधित है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ये महासभा के द्वारा ये लिया जाता है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। तो यूनाइटिंग पीस रेजुलेशन, जिसके अंदर वो पीस कीपिंग और जितनी प्रकार की एजेंसियों की स्थापना करने की बात उन्होंने की है, 3 प्रकार की, पीस कीपिंग और पीस यूनाइटिंग ऐसी एकता के लिए प्रस्ताव। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये मुख्य तौर पर महासभा के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप याद रखें। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो दबाव समूह तो चुनाव नहीं लड़ते हैं मुख्य तौर पे, बस सिंपल सा था इसका। अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो डिपेंडेंसी थ्योरी अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया था, तो इस जुड़ा हुआ है डिपेंडेंसी थ्योरी का समीर अमीन जुड़े हुए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ। तो इसका ये सही था सेकेंड ऑप्शन। गुरनार्ड फ्रैंक है वो, गुरनार्ड मिडर जुड़े हुए हैं एशियन ड्रामा के साथ। वी.आई. लेन जुड़े हुए हैं रूस के साथ। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिकता, सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था तो आप जानते हैं रूसों ने बात की थी कि जो हमारी जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा भोलेपन की अवस्था थी, उसके अंदर इंसान इतना तिगड़मबाजी करना नहीं जानता था। जब से इंसान के अंदर रैशनैलिटी आ गई है वो बहुत सारी चीज़ें करने लगा है जो कि हमें नुकसान कर रही हैं। तो ये बात कही थी रूसों ने, तो इसका सही आंसर था रूसो, सी इसका सही था। छावनी बोर्ड यानी जो कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं, जहाँ की आर्मी एरिया के अंदर जो बोर्ड होते हैं, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है तो देख लेते हैं इसको। इसमें एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये बात नहीं है इसके अंदर। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, तो ये बात सही है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, तो ये बात भी सही है, प्रशासन के लिए की गई जनसंख्या के। यह वैधानिक संस्था है, तो ये बात भी सही है। तो ये तीनों सही है, लेकिन जो इसका पहला ऑप्शन था ये गलत था। तो जो छावनी परिषद होता है आप जानते ही हैं, जहाँ आर्मी एरिया होता है वहाँ पे की जाती है, और यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय इसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है। जो रक्षा मंत्रालय होता है यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के नागरिक जनसंख्या के नागरिक प्रशासन के लिए की जाती है। जो वहाँ पे छावनी के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ही जो वहाँ पे प्रशासन करना होता है, तो उनके हिसाब से की जाती है, और ये एक वैधानिक संस्था यानी कि लीगल स्टैच्यूटरी बॉडी है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं? बोंदा, जो प्लुरलिस्टिक थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं बोंदा, और एक प्लुरलिस्टिक थिंकर जो हमारे हैं रॉबर्ट डहल भी हैं, उनको भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो जो भारतीय संविधान के अंदर जो विधेयक होता है अलग अलग पारित करना होता है विशेष बहुमत से। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, जो संविधान में अगर किसी प्रकार का चेंज करना है तो दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है इसको। तो इसका पहला ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो आप जानते हैं सिंपल सा, बिम्स्टेक तो हमारा देशों का संबंध जो भारत के अंदर जितने भी संबंधित जो देश हैं, तो अभी पूछा भी गया था इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी याद रखें आप। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका के अंदर है, याद रखें, पूछा गया था यूसी नेट के एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका के अंदर है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो जो सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था वो माओ त्से तुंग यानी माओ ने ये सबसे पहले प्रतिस्थापित किया था।
1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1900 जो क्यूबा मिसाइल संकट था उस टाइम थे रिचर्ड कैनेडी, माफ कीजिएगा जो मैं भी इस पे आ गया, तो JF कैनेडी थे। JF कैनेडी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी। और ये जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जो वहाँ पे एक छोटा सा देश है अमेरिका के बगल में ही, तो उन्होंने वहाँ पे रूस के समर्थन से अपनी मिसाइलें खड़ी करवा दी थी वहाँ पे। ये एक समाजवादी देश था और अमेरिका को पसंद नहीं था उसके प्रति, तो इसी संकट को 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया था। तो ये मुख्य रूप से अभी 60 सवाल थे, अभी इसके अंदर और सवाल है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ सुझाव हो तो वो भी बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।